लेकिन हमारे नगर पालिका क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में लोगों को कुछ कुछ कह के ठगा जाता है। हम लोग जो लाइट लगाए हैं अभी, लेकिन उस चमक के नीचे जो कचरा दिखाई दे रहा है। आपके पिताजी इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो ऐसा क्या काम था जो वो नहीं कर पाए और आप कर देंगे? देश आज़ाद होकर के 70 से 75 साल हो चुके हैं। रोड, नाली, गली, यही समस्या आज तक चलती आ रही है, तो क्या इस सिर्फ चुनावी स्लोगन ना कहा जाए? क्या आपके पिताजी अगर विधायक नहीं होते तो आप इस मुकाम पर पहुंच पाते? आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? नमस्कार, जोहार, प्रणाम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने एक सीरीज़ चलाया था नगर पालिका ब्लंडर्स, जिसे सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस सीरीज़ में हमने कई सारे सवाल किए थे। उसमें से एक कमेंट ये था कि ये सवाल किन से किया जाए, कौन है जो जवाब देगा। तो हम अब हर प्रत्याशी के पास जा कर के आपके सवालों को रख रहे हैं, अब वो जवाब देंगे आपके सवालों को। तो जब हम प्रत्याशियों के पास जाते हैं, इससे पहले एक इंटरव्यू हो चुका है अनुप्रिया सोय जी का, ये दूसरा इंटरव्यू है सन्नी उरांव जी का। अब ये एक नाम ऐसा है सन्नी उरांव जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरा शहर इन्हें जानता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव से जानता, चुनाव से पहले से सन्नी उरांव एक ऐसा नाम रहा है जिसे किसी पहचान की कोई ज़रूरत ना रही हो। आप सभी का स्वागत है इस एक और सीरीज़ में, सवाल और जवाब, पब्लिक वर्सेस कैंडिडेट। हमारे सामने है सन्नी उरांव जी। नमस्कार, जोहार सभी को। तो सन्नी उरांव जी, आपसे सबसे पहला सवाल, जो कि बहुत कॉमन सवाल है, पर मैं चाहूँगा कि आप इसका बस 4 लाइनों में जवाब दें, महज 4 लाइन में। जी, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो राजनीतिक में जो मेरा शुरुआत हुआ है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक शुरुआत करने से पहले जिस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ, शुरू से माता पिता को राजनीति करते हुए देखा हूँ। और उस दरमियान लोगों के द्वारा यहाँ आना, यहाँ पहुँचना, उनका सहयोग करना, कहीं ना कहीं उनका अनुपस्थिति में मुझे इसका भागीरथी बनना, ये चलते आ रहा था। तो विश्वास कीजिए, जिस क्षेत्र में आप पढ़िएगा, तो अगर करना है तो बेहतर तरीके से करना है। तो जब मैं सेवा कर ही रहा हूँ तो क्यों ना बेहतर करूँ। बिल्कुल। इस क्षेत्र के में अगर मैं शुरू से जुड़ा था, इसीलिए इस पर बेहतर तरीके से काम करने के लिए मैं पूरा ही राजनीतिक में आ चुका हूँ। ओके। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि सब चाहते हैं कि अब जो भी राजनीति में आए वो एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है? मैं तो अकाउंट ऑनर्स किया हूँ, अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ ओके। अकाउंटिंग में ही। ओके। और साथ में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी किया, 2-3 अटेम्प्ट भी दिया, कुछ नंबर से आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन जब परिस्थिति ऐसा बना कि मुझे वापस घर आना पड़ा। घर की परिस्थिति ऐसी थी, 2016-17 में पापा का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। लंबा इलाज चला। उस दरमियान मुझे वापस आके यहीं से पढ़ाई करना था। लेकिन जब यहाँ वापस आया तो जो राजनीतिक माहौल बन रहा था कि 19 में पापा का चुनाव लड़ना था। तो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना 1 महीना पहले, मतलब 18 से ही चालू हो गया, राजनीतिक बिल्कुल फूक चुका था कि राजनीति में चुनाव लड़ना है पापा को। तो उस परिस्थिति में आप विश्वास कीजिए, यूपीएससी जैसे बड़ा टफ एग्ज़ाम घर में, जहाँ की राजनीतिक माहौल है, वहाँ से तो होना संभव था। बिल्कुल और संभव धीरे धीरे नहीं वो है। घुसते गए तो वो छूटते गए मेरे से। और जो मंजूर था, अगर पढ़ाई करने गए थे हम, उसको छोड़ के इसमें घुस गए, जो मंजूर था वो हो गया और राजनीति में घुस गए इस तरह से। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ है जो एमबीए की स्टूडेंट रह चुकी अनुप्रिया सोय है, दूसरी तरफ यूपीएससी के एस्पिरेंट है, यानी कि यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे थे हमारे सन्नी उरांव जी है। इनका भी जो एजुकेशन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। ये भी एक बहुत पढ़े लिखे प्रत्याशी है, अनुप्रिया सोय भी बहुत पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं। तो इस बार जनता जिन्हें चुन रही है वो ऐसा नहीं है कि बाहुबल से बन रहे हैं, वो अपने हुनर से, अपने जो क्वालिफिकेशन है उनसे चुन के आपके बीच आ रहे हैं। तो इससे जुड़ा एक और सवाल आता है, जिस तरह से आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप अकाउंट्स के ऑनर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इससे ये दिखता है कि आप एक संपन्न परिवार से आते हैं। जी। तो फिर कोई गरीब वोटर है, वो ये कैसे मान ले कि आप उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है विशाल जी। अब चुनाव में मैं उतरा हूँ, तो ये क्वेश्चन बाकी लोगों के लिए लाजमी है कि आप इतना संपन्न है, गरीब लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा। लेकिन ये मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि दिखेगा तो अब 2019 से मैं कर रहा हूँ।
लोगों के बीच हूँ, लोगों की समस्या को सुलझा रहा हूँ। विश्वास कीजिएगा, यहाँ जो लोग मिलने आते हैं, अगर विधायक जी के साथ उनका मुलाकात हुआ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक बात है, लेकिन नहीं रहते हैं तो मैं खुद हैंडल करके मिलना जुलना, उनका समस्या का निवारण करना, उनके समस्या तक जड़ तक पहुंचना और अपने माध्यम से मैं करने का प्रयास करता हूं। इस जरिए मुझे लोगों का प्रयास मिला है कि वो लोग मुझसे जुड़ पाए हैं। तो मुझे अब मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं राजनीति में क्या कर सकता हूँ। ये है अच्छा कि मुझे इससे पहले मौका मिला था और इस मौका में मैं खरा उतरा हूँ, लोगों के द्वारा मुझे कनेक्ट हुआ है, लोगों से कनेक्ट मैं पहले से हूँ। एक सवाल और बनता है सन्नी उरांव जी कि ये जो पार्टी है, जिस पार्टी के समर्थन में आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं, जी। क्या इस पार्टी में कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल सकता? टिकट तो खैर नहीं मिला, पर समर्थन नहीं मिल सकता था। क्या कोई ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता आगे आकर चुनाव नहीं लड़ सकता था? क्या सिर्फ राज परिवार के लोग ही राजा बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग ही पार्टी तक ऊपर तक जाते हैं, लेकिन क्या मेरा एक विधायक का बेटा होना ये कोई गुनाह तो नहीं है? कारण ये है कि पहले भी मैं बोला, जिस पृष्ठभूमि से मैं रहा हूँ, राजनीतिक घराने से हूँ, मुझे ये करने का, देखने का, अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। तो इसको किस हद तक मैं पीछे छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे लोगों से मिलते हुए, काम करते हुए मुझे अच्छा लगा, लोगों को सहयोग करना अच्छा लगा। जब लोगों को जो समस्या है मैं कर सक रहा हूँ, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? अगर मेरे से भी ज़्यादा कोई अगर तेज़ तर्रार और हुनर लोग या फिर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए, उनका भी मैं सम्मान करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पीछे हटूँगा। और जो भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के छोटे से छोटे पदाधिकारी, जिनका घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, पर भी वो राजनीति में बहुत सक्रिय है, उनका मैं अभी भी सम्मान करता हूँ और सम्मान करता रहूँगा। लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ना, एक ऐसा अवसर प्रदान करना, वो सबका अधिकार है। लेकिन मुझे भी ये मौका मिला कहीं न कहीं मेरे कामों को देख के, कहीं न कहीं मेरे लोगों से जुड़ाव को देख के मिला है, ना कि विधायक का बेटा इसको देख के नहीं मिला है। जी, बहुत अच्छा जवाब रहा। अगला जो सवाल रहेगा आपसे, ये मेरा फेवरेट सवाल है। ये सवाल जब से ये सीरीज़ चल रहा तब से हो रहा है। आप चुनाव से पहले जनता के लिए क्या कर चुके हैं? कोई 5 काम बताएं जो आपने जनता के लिए चुनाव से पहले किया हो, क्योंकि ये चुनाव कब होगा किसी को नहीं पता था। तो कोई ऐसा 5 काम पिछले 5 साल का बताएं जो आपने जनता के लिए किया हो। विशाल जी, कुछ कुछ काम ऐसा है जो कि मैं जिक्र करके साथ वोट मांगने का प्रयास मैं कभी नहीं करता हूं, लेकिन आपका चैनल से जब पूछ ही रहे हैं तो मेरे खास कामों को मैं बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं लट्टू राव कल्याण समिति का मैं सदस्य रह चुका हूँ, सक्रिय सदस्य रह चुका हूँ। उसके बाद दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना का मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। इन दोनों कमेटी से पहले जब लट्टू राव का जब मैं कल्याण समिति का अध्यक्ष रह चुका हूँ, उसमें हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप करते थे। उस ब्लड डोनेशन कैंप में पूरे झारखंड में रिकॉर्ड था कि 574 यूनिट हम लोग ब्लड रिकॉर्ड, मतलब एक दिन में हम लोग संग्रहित किए थे। उसके बाद प्रत्येक जगह में ब्लड डोनेशन कैंप में मैं जाता हूँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरा ऐसा छवि बन गया, ऐसा मेरा रिश्ता बन गया। विश्वास कीजिए, प्रत्येक दिन किसी को न किसी को मैं ब्लड दिलाने का काम करता हूँ, और उस ब्लड दिलाने का जो काम करता हूँ लोगों को, ये क्या बड़ी अनुभूति नहीं है? क्या बहुत अच्छी बात है? बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद ये तो ब्लड दिलाने वाली बात होगी। उसके बाद हम लोग दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना के चलते हम लोग योजना की ओर से अनुमंडल अस्पताल में एक प्रांगण में हम लोग खाना चालू किए थे। वो लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, जो पेशेंट नहीं, पेशेंट के अलावा जो साथ में रहते हैं, उनके लिए सुबह और शाम दोपहर का 2 टाइम का भोजन हम लोग मुफ्त में उपलब्ध कराते थे। मुफ्त मत बोलिए इसको हम लोग सहयोग करते थे। और कारण सोचिए आप, अनुमंडल अस्पताल, पूरा अनुमंडल में एक ही अस्पताल जो है जो हम लोग का अनुमंडल में है, और उस अस्पताल में लोग जो पहुंचते हैं, देखिए जो घटना होती है या फिर जिसका तबीयत खराब होता है, कोई कह बोल के नहीं आता है। अचानक किसी को एडमिट करना पड़ा, दूर दराज से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं और उनको वहाँ खाना नहीं मिलता है, तो वो हम लोग काम किए हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कामों में से एक है। दूसरा, दिसुम गुरु आशीर्वाद योजना में प्रत्येक गरीब परिवार में जो भी लोग रहते हैं, उनका घर में सब कुछ लिखा हुआ है, सुख दुख सब लिखा हुआ है। शादी ब्याह हो, चाहे किसी के घर में मरनी हो, किसी के घर में बच्चा जन्म लिया हो, किसी के घर में छठियारी हो, बहुत तरह कार्यक्रम है। खेलकूद हो, पूजा का पाठ हो, कीर्तन हो, छौ नाच हो, सभी तरह कार्यक्रम में जो भी सहयोग चाहिए होगा, हम लोग यहाँ पर सारा सामान रखे हैं। किसी से कोई पैसा सामान के एवज में नहीं लिया जाता है, बस ट्रांसपोर्टिंग के एवज में लिया जाता है। तो ये एक बड़ा काम है हम लोग के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारा काम है। मैं इतना कहूँगा कि ये मुझे पोस्ट की जरूरत, इस कामों के लिए पोस्ट की जरूरत मेरा नहीं है। दूसरा, विश्वास कीजिए, जो जैसे आप बोल रहे पोस्ट
में उससे पहले की बात है, तो हम लोग बहुत सारा अस्पताल में ऐसे है कि हम लोग बोलने के बाद फीस को माफ़ करवाते हैं, आधा करवाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि इसको जिक्र करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जिक्र करना पड़ रहा है। एक बच्चा का तबीयत खराब था, स्थिति बहुत गंभीर था, वो लोगों ने 20,000 रुपये देकर एडमिट करवाए थे। उसका बिल बन गया था 173। अच्छा। किसी को प्रूफ का जरूरत नहीं है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि उसको 173 बिल पूरा पूरी हम लोग माफ़ करवाए थे। बहुत अच्छी वो भी बात है ये। केवल फ़ोन के माध्यम से, जो रिश्ता बना है उसके माध्यम से। इसमें कोई पावर या कोई पोस्ट का जरूरत नहीं था, जो हम लोग करवा चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जताने का जरूरत नहीं है इस कामों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए ऑन कैमरा ये मेरे लिए सन्नी उरांव जी हैं, जो फिलहाल एक कैंडिडेट है। मगर आप अगर जानना चाहेंगे, एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक दोस्त कह लें, छोटा भाई मानता हूँ उसे, बहुत ही गरीब परिवार से आता है। ये क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। उसकी बहन की शादी थी, उसने मुझसे कहा कि कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए। मैंने कहा आर्थिक सहयोग वो हम सब दोस्त मिला के कर देंगे, बाकी जो भी आपकी बहन के शादी में सामान लगेंगे, चाहे वो टेंट का सामान हो, चाहे वो बर्तन हो, या फिर लाइटिंग हो, या फिर डीजे हो, ये सारा सामान जो है, ये जो दिशुम गुरु आशीर्वाद योजना है, इसी के तहत सन्नी उरांव जी के द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया गया था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए जिसने जो कुछ किया है उसके बारे में वो बोलना चाहिए। जी ये मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा, जैसा आप ब्लड का काम करते हैं, मेरे खुद घर पे पेशेंट है, मुझे पता है ये ब्लड कितना बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है। जिसके घर पे पेशेंट है, मुझे हर 15 दिन में ब्लड चाहिए होता है मेरे घर के जी पेशेंट को, जी जी तो मुझे पता है ये कितना बड़ा मुद्दा है, बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। खैर आपने ये सारा काम किया है। आप फिलहाल मेरे लिए ऐसे पहले कैंडिडेट है जिसने ये बताया कि आपने पिछले 5 कामों को यहाँ पे अच्छे से बता पाए हो। जी जी ये एक अच्छी बात है। आप अगर चुनाव जीतते हैं सन्नी जी, जी फर्स्ट 3 मंथ जो होता है, फर्स्ट क्वार्टर जिसे कहते हैं हम, जी। वो पहले 3 महीनों में आप ऐसा क्या वादा करते हो कि वो पहले 3 महीनों में कर दूंगा? वो डेडलाइन होगी आपके लिए कि 3 महीनों में आपको ये काम करना है। सबसे पहले तो जो हम लोग मेरा जो घोषणा पत्र है, हाँ। घोषणा पत्र में 12 मेरा पॉइंट दिया गया है। उस 12 पॉइंट को मुझे लगता है कि जहाँ तक आप लोगों के द्वारा या फिर पब्लिक में जहाँ तक पहुँचा है घोषणा पत्र मेरा, उस घोषणा पत्र को पढ़िए, क्योंकि मैं खुद से बनाया हूँ। घोषणा पत्र को पढ़िए। कुछ काम ऐसा है कि बाकी लोगों के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा वो संभव है, और वो प्रत्येक काम को हम करेंगे। सबसे बड़ा समस्या तो जैसे कि हम लोग का है कि जो समस्या है वहाँ अंकित किया हुआ है, इसके बावजूद बता देंगे। जो हम लोग जैसे कचरा प्लांट है और कचरा शहर में जो कचरा है, हम लोग जो लाइट लगाए हैं अभी, वो देखने के लिए तो बहुत बढ़िया चमक रहा है, लेकिन उस चमक के नीचे जो कचरा दिखाई दे रहा है उसको सफाई करना है। हम लोग को पूरा शहर को कचरा को सफाई करना है, और जो कचरा सफाई करके हम लोग जहाँ डंपिंग यार्ड में डाल रहे हैं, उस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाना है, क्योंकि उससे प्रदूषित अगल बगल का क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोग, चाहे बस्ती में चाहे टाउन में लोग रह रहे हो, जो अगल बगल जो ग्रसित है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपके कैमरे के जरूर वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। हम लोग उस डंपिंग यार्ड को वहाँ से हटाने का काम करेंगे। और उस डंपिंग यार्ड का जो प्रावधान था कि पहले कहाँ जाने वाला था, कहाँ कैंसिल हुआ, अब कहाँ जाने वाला है, किसके ज़मीन पे जाने वाला है, ये सारा डाटा मेरे पास है। कितना एकड़ में वो बनेगा और कितना एकड़ एक्स्ट्रा हम लोग खरीदेंगे उसको, ताकि उसमें इन्वायरमेंट को देखते हुए भी पेड़ पौधे लगाया जाए, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2 दिन काम है। एक तो कचरा को निकालना शहर से, प्लस हम लोग का शहर में जो गंदा पानी है, नाली के जो जरिए पानी निकलता है, उस पानी को ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से शहर से बाहर निकालना। जो ड्रेन बनेगा उस ड्रेन में छोटी छोटी नाली को जोड़ना है हम लोग को। और दूसरी बात, पानी जो स्वच्छ पानी है, जो कि आप लोगों को पता है कि 10 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ था छतरपुर शहर के लिए, वो पूरा वायरिंग हो चुका है पूरा शहर में, लेकिन पानी जो आने का माध्यम था, जो बांसकड़ा डैम, वहाँ उसको रोक दिया गया है। अब चलिए, हम लोग का एक तरह तो सरकार भी अपना है, यहाँ के विधायक जी भी अपने हैं, यहाँ पर मंत्री संसद में मैडम भी अपने हैं। मुझे लगता है कि फिर एक प्रयास करेंगे। अगर नगर पालिका चुनाव सफल होता है तो इसके बाद हम लोग फिर से एक प्रयास करेंगे। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सफल साबित होंगे। और अगर सफल साबित नहीं होते हैं तो हम लोग पास नकटी डैम है और जनाशय डैम है, जिसका दोनों लीकेज है। तो दोनों लीकेज को बनाने के लिए, मतलब उसको अप्रूवल कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो बन जाता है तो हम लोग वहाँ से पानी ले लेंगे। एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी अभी, जो किसी भी उम्मीदवार के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। आपने कहा
कि कुछ लाइट्स लगाए गए हैं, क्योंकि आपके पिताजी भी वर्तमान में विधायक हैं। आपने कहा कि लाइट्स लगाए गए पर उनके नीचे कचरा दिख रहा, लाइट बहुत सुंदर पर उनके नीचे कचरा दिख रहा है। ये दर्शाता है कि आपकी जो सोच है वो जनता के प्रति निष्पक्ष है, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि अगर कोई मुद्दा है जिसके लिए उनसे सवाल किया जा सकता है तो उस मुद्दे को छुपाना चाहेगा, पर आपने कहा कि आप अपने कैमरे को लेकर के जाइए और वो कचरे को दिखाइए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सन्नी ब्रह्म। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ये है, सीट 1 है, प्रत्याशी 5 है, जी कोई एक बैठेगा, कोई 4 नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। अगर भगवान ना करे, हम नहीं चाहते हैं ऐसा, पर अगर भगवान ना करे आप उस सीट पर नहीं बैठते, आप उस 4 की संख्या में आ जाते हैं, तो फिर पहले 3 महीनों में आप क्या करिएगा? जो काम मेरे द्वारा लिखा दिया गया है या जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं, विश्वास कीजिए एक भी काम में पीछे नहीं हटेंगे। मेरे लिए नगर पालिका चुनाव का सीट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सेवा इससे पहले भी कर रहे थे। मेरे पास कोई पोस्ट नहीं था, आधिकारिक रूप से कोई पोस्ट नहीं था, लेकिन जो काम हम सीखे हैं, जो काम हम अनुभव किए हैं और जो काम हम प्रैक्टिकल रूप से कर रहे थे उसको और स्पीड से करेंगे। क्योंकि हम अपना काम को दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार वो लोगों को दिखाना होगा। अगर वो दिखाएंगे तो भी सही है, नहीं भी दिखाएंगे, मैं विश्वास कर दिलाता हूँ अगर मेरा चुनाव का परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आता है, इस फील्ड से बाहर मैं कभी नहीं जाऊँगा। जो काम कर रहा था मैं वो अपने क्षमता के अनुसार उसको करते रहूँगा, चाहे वो साफ सफाई के माध्यम हो, चाहे पानी के माध्यम हो। क्योंकि अभी वर्तमान में आप लोगों द्वारा बनाए गए विधायक जी तो हैं, हाँ, विधायक जी तो हैं, तो उनके सहयोग से ये काम मैं संभव कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मुझे पोस्ट का कोई लालच नहीं है। इस अनुसार हम ये समझ सकते हैं क्या कि चुनाव अगर आप उस 4 में रहते हैं तो उसके बाद भी जनता चुनाव के बाद आपके पास अपनी समस्या लेकर के आ सकती है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई लोगों के द्वारा मेरे साथ डेली का मिलना जुलना है, जिसका समस्या है मेरे पास डेली का मिलना जुलना है। मैं पूरे चक्रधरपुर शहर नहीं, पूरे विधानसभा को मैं बोलना चाहूँगा कि ये चुनाव का परिणाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, मेरा फेवर में अगर चुनाव नहीं आता है तो भी मुझसे मिलिए, जो समस्या मुझे अवगत कराइए, मैं जितना क्षमता के अनुसार आपका समस्या का ये करूँगा, निवारण करूँगा। मैं जरूरी नहीं है कि सब समस्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि आपका समस्या, सब समस्या मेरे तक पहुँचना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ करूँगा, कुछ नहीं भी कर पाऊँगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है कि सब कुछ कर देंगे। कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन जो नहीं कर सकता हूँ, कम से कम अवगत तो रहूँगा, कुछ तो सहयोग कर सकता हूँ उसमें। अगर आप सीट पर रहते तो शायद आप ज्यादा समाधान कर पाते, अगर नहीं रहते फिर भी आप ये कह रहे कि मैं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो उसके बिल्कुल बाद नहीं भी जनता हटूंगा, आ सकती चाहे है आपके परिणाम पास। जो भी, पीछे तो बिल्कुल नहीं हटूंगा। ओके, एक और सवाल है, ये सवाल जेनजी से रिलेटेड है। जेनजी यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है। जी राघव चड्ढा, आप जानते होंगे इस नाम को, आम आदमी पार्टी के एक सांसद है जी ये जेनजी के बहुत फेवरेट है, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी हाल ही में। स्टेटमेंट इनका कुछ ऐसा था कि जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वो नेता जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरते तो जनता उनसे वो सीट वापस ले सकती है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो क्या आप ये कह जनता सकते हैं? आपको अधिकार दिया है काम करने के लिए। जिस दिन जनता आपको उस लायक नहीं समझेगा, जिस दिन उस जनता आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, उस दिन जनता के कहने पर एक बहुमत साबित हो नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप अगर बहुमत साबित कर दीजिए हमको तब हम छोड़ेंगे पोस्ट। जिस दिन जनता खुले मंच पर बोलना चालू कर देगी सन्नी काम नहीं कर रहा, उस दिन इस्तीफा देंगे, रेडी है। आपने तो चुप करा दिया, अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। अगला सवाल मैं पूछना चाहता था इनसे कि क्या आप इस्तीफा देने को तैयार? उससे पहले इन्होंने कह दिया कि अगर जनता मुझे कहेगी मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सन्नी जी, ऑन कैमरा आप कह रहे हैं। बिल्कुल कैमरा में कह रहे हैं, और ये अगर जैसे कि आपका सोशल मीडिया में सब जगह रहेगा जी। ये तो डिलीट होने से रहा नहीं, ये या तो मोबाइल डिजिटल के हिस्ट्री मेमोरी है। कार्ड में तो रहेगा नहीं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा। हाँ और ना ही आपके पास रहेगा। मुझे लगता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, लेकिन कल सबके मोबाइल पर रहेगा। जी, तो मैं सबके मोबाइल पर रहेगा उस माध्यम से बोल रहा हूँ कि जिस दिन जनता को लगेगा कि सन्नी काम नहीं कर रहा है, सन्नी का बोला हुआ काम वादा पूरा नहीं हो रहा है, उस दिन इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपके तरफ से। अगला सवाल आपके लिए ये है, जो 5 कैंडिडेट हैं चुनाव में खड़े हैं जी, आपके लिए सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन है? आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? मुझे जो अभी फिलहाल में लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ स्थिति परिस्थिति, मुझे लगता है कि ये बोलना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन
कहीं ना कहीं अनुप्रिया, जो मेरी छोटी बहन के स्वरूप है, एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की है, और ख़ासकर उसमें वो क्षमता है कि लोगों तक पहुंचना, कनेक्ट करना, एक दूसरे से बात व्यवहार करना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को इसमें दावेदार मान रहा हूँ, तो मुझे एक कड़ा टक्कर कह लीजिए, या फिर मेरे कामों को एक बराबर कोई तुलनात्मक रूप से अगर वो कोई सहयोग कर सकता है, तो वो अनुप्रिया से हो सकती है। कारण क्या है, उसका बात व्यवहार मैं सुन रहा हूँ। इससे पहले तो ज़्यादा बात होता नहीं था, कभी बात हुआ नहीं था, और ऐसी भी बात नहीं हुआ था। लेकिन जो अभी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भले वो काम उस आधार पे नहीं की हो समाज में पहले, लेकिन घूमना फिरना लगातार सबका समस्या को सुनना भी बहुत बड़ा बात होता है। और समस्या को सुन के उसको निवारण हेतु किस हद तक बढ़ रही है, ये तो मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन अब तक पहली नज़र में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अनुप्रिया सोय मेरे कहीं ना कहीं साथ में खड़ी हुई, लोगों के सहयोग के रूप में खड़ी हुई मुझे दिखती है। ये एक हेल्थी पॉलिटिक्स का आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक कैंडिडेट है जो अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ मेरी प्रतिद्वंदी भी पढ़ी लिखी है, वो भी एक अच्छी कैंडिडेट है। ये एक हेल्थी पॉलिटिक्स है जो आज से पहले भारत में बहुत कम देखने को मिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इस तरह के कुछ हमें एग्जाम्पल देखने को मिले, और फिर आज जब हम ये काम कर रहे हैं तो सन्नी उरांव जी के द्वारा इस तरह का एक जवाब सामने आया है। बहुत बढ़िया सन्नी जी, आपके लिए ये जो अगला सवाल है, आपने पूरा शहर घूमा, हर गली तक आप पहुंचे, सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी? सबसे बड़ी समस्या नाली है, और उसके बाद रोड है, और उसके बाद पानी है। क्योंकि नाली की समस्या मेन रोड से जहाँ हटिएगा, पूरे चक्रधरपुर टाउन से जहाँ भी मेन रोड से आप जहाँ हटिएगा, वहीं से नाली की समस्या स्टार्ट हो जाता है। मैं विश्वास कीजिएगा, मैं राजनीतिक में 19 से घूम रहा हूँ, प्रत्येक गांव, टोला, मोहल्ला सब जगह घूमता हूँ, लेकिन इन बीते 10 महीना में जितना मैं नाली नहीं दिखाऊंगा, जितना मतलब नाली की समस्या मैं दिखाऊंगा, जो लोग हम मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सन्नी जी आइए ना, कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। ठीक है, ठीक है आंटी, ठीक है दीदी, ठीक है भैया, हम आ रहे हैं, जाते हैं, मुझे नाली दिखाया जा रहा है। हम लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन नाली की जो समस्या है सच में बहुत बड़ा समस्या है। और विश्वास कीजिए, मैं तो लोगों को बोल भी रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि चुनाव बारिश सीजन में नहीं हो रहा है। नहीं तो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना भी मुझे शायद मुश्किल होता, और पहुंचते भी तो हम शायद मुंह छुपा के मुझे भागना पड़ता, शायद लोग क्या नोटा स्थिति दबा है। देते। हाँ हाँ। अच्छा, आप जैसा अभी बता रहे हैं कि ये नाली की समस्या बहुत बड़ी है, तो आप इसके समाधान के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है, क्योंकि अब से नहीं, हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे जो भी मेन रोड में बड़ा बड़ा ड्रेन जो बना हुआ है, मेन रोड से ड्रेन जो बनकर सीधा बाहर निकल जा रहा है, हम लोग उसी ड्रेन को पहले से ही हम लोग प्लानिंग के तहत ही वो बन रहा है। अच्छा। लाइट तो लग रहा है, लेकिन लाइट के नीचे जब दिखेगा एक बड़ा सा ड्रेन, आरसीसी ड्रेन बना हुआ है, और दोनों साइड ड्रेन बन के वो बाहर निकल रहा है, शहर से बाहर निकल रहा है। हम लोग शहर के अंदर भी कुछ बड़ा बड़ा ड्रेन बनाएंगे, और उस ड्रेन से मोहल्ला, गली मोहल्ला के जो छोटे छोटे नाली को है जोड़ेंगे हम लोग। कहीं कहीं तो विश्वास कीजिए ऐसा है कि 4 फीट का रोड है, 3 फीट का रोड है, सिर्फ बाइक वहाँ से पार होता है। तो उस स्थिति में लोग देने के लिए तैयार नहीं है ज़मीन, तो हम लोग उसमें बीच में नाली बनाएंगे। बहुत सारा समाधान है, समस्या का हर समाधान है। बस कारण ये है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, और जो समस्या पहले से पड़ी हुई है, उस समस्या को दूर करने के लिए समय तो लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ जो भी लगेगा, मैं सभी तरह का पावर को उसमें यूज करूँगा। अब पावर यूज करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नगर पालिका चुनाव मुझे अगर बैठने का मौका मिलता है, तो इससे ऊपर आता है हम लोग का विधानसभा। उसके ऊपर जो हम लोग का डीएमटी फंड के जरिए हम लोग का पैसा यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब फंड की कमी नहीं होगी, और फंड की कमी नहीं होगी तो समस्या का समाधान तो मुझे हर तरह से हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद तो सरकार अपना है। जब सरकार अपना है, सरकार आपके द्वारा बनाया हुआ सरकार है, उस सरकार का मुझे अंग बनने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों की तुलना में बेहतर काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर इसी जगह किसी और को चुनने का मौका मिलता है, उनका भी स्वागत होना चाहिए। जो मेरे जगह कोई और चुन के आता है, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी ओर से बताना चाहूँगा कि जो लोग बाकी लोग नीचे चुन के आएंगे, वो सरकार से तालमेल कितना बना पाएंगे,
वो तो बाकी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि तालमेल कितना बना पाएंगे। और बिना तालमेल का काम, बिना तालमेल का कोई भी समस्या का निवारण मुझे लगता नहीं कि होगा। बहुत मुश्किल होता है फिर, जी क्योंकि बहुत सारी तरह जैसे हम किसी किसी राज्य में देखते हैं कि जो एक विधायक होता है, अगर वो विपक्ष का विधायक हो जी तो उसके लिए फंड लाना या फिर कुछ योजना नया लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर जैसे वो कि उदाहरण के तौर पे एक मान लीजिए कि यहाँ के विधायक है और वो विपक्षी पार्टी के हैं, तो उनको सिर्फ प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए मिलेगा विधायक निधि का। और अगर हम लोग क्षेत्र से तुलना किया जाए तो जो 36 पंचायत है, उस पंचायत में प्रत्येक पंचायत को भी अगर बांटेगा, उसमें से 1 करोड़ पानी का आता है, तो 4 करोड़ रुपये हो गया रोड नाली के लिए। अगर 4 करोड़ को बांटिएगा तो प्रत्येक पंचायत में बांटेगा तो 10 लाख रुपया एक पंचायत में, तो 3 36 हो रहा है आपका। तो एक पंचायत में अगर 10 लाख रुपये दीजिएगा तो उस पंचायत में 5 गांव आते हैं, कम से कम 5, कहीं के 7 गांव भी है, कहीं के 4 गांव भी है। तो 2 लाख रुपये में एक गांव का क्या विकास कीजिएगा? कुछ नहीं। तो बात समझिए, अगर वो पक्ष का विधायक है तो उसके लिए विधायक निधि भी है, उसके लिए डीएमटी फंड भी है, उसके लिए सेंट्रल के द्वारा आया हुआ फंड भी है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के ओर से जो सड़क योजना आती है, मुख्यमंत्री की ओर से जो सड़क योजना आती है वो सड़क भी है, मुख्यमंत्री की ओर से जो पुल पुलिया बड़ा बड़ा आता है वो भी है। मतलब बहुत तरह का फंड आता है अगर वो सत्ता में है तो यही बात मैं आगे सभी को बताना चाहूँगा कि अगर मुझे बनने का मौका मिलता है तो सरकार का एक अंग बनने का मौका मिलेगा, ना कि सिर्फ नगर पालिका का अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष में सरकार का अंग बनने का मौका मिलेगा तो बाकी की तुलना में मैं 2 गुना 4 गुना तेजी से काम कर सकता हूँ। इस पे हम लोग का जोर है, ना कि नगर पालिका चुनाव जीत के खाली अध्यक्ष पद बैठने का। आपका जो होमवर्क है वो बहुत अच्छा है। आपने जो अभी सारी जानकारियाँ दी है, इस तरह से डेटा का साथ जो आपने जानकारियाँ अभी हमसे साझा की है, ये जानकारी शायद ही और किसी के पास हो। जिस तरह से आपने फंड का जो बंटवारा को समझाया है, ये जनता को समझने में बहुत आसान होगी कि अगर एक पक्ष का विधायक, एक पक्ष का व्यक्ति अगर किसी सीट पर बैठता है तो वो फिर किस तरह से अच्छा काम कर सकता है। अगला सवाल है, देश आज़ाद होकर के 70 से 75 साल हो चुके हैं जी। रोड नाली गली यही समस्या आज तक चलती आ रही है, तो क्या ये सिर्फ ये चुनावी स्लोगन ना है, इसे ना कहा जाए? विशाल जी, आपको भी पता है अगर आज़ादी के बाद से ये समस्या बढ़ते ही जा रही है, घटते तो नहीं जा रही है। तो आप इस बात से सहमत है कि जनसंख्या भी उतनी बढ़ रही है? बिल्कुल। हाँ, घर भी उतनी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिकल आंसर सन्नी जी। क्योंकि आप सोचिए, छोटा सा शहर है, इस शहर में कितने सारे लोग हैं, जो कि आप आंकड़ा ले लीजिए चेबासा का। चेबासा में लगभग 31 या 35 हज़ार वोटर्स है, और चक्रधरपुर छोटा सा शहर है, और इसमें हम लोग जो वोटर्स है 45 हज़ार वोटर्स है। 45 हज़ार वोटर्स है, इसका मतलब सोचिए इस छोटा सा एरिया में कितने सारे घर भर गए हैं। और आप विश्वास कीजिएगा, जो आंकड़ा मुझे मिला है, जो हम लोग भी शहर में घूम रहे हैं, जो शहर से सटा हुआ जो एरिया है, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे वर्ग जो रिटायर हो गए हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पैसा करते हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र से आकर टाउन में घर बना रहे हैं, जिनका वोटर कार्ड भी नहीं है लेकिन घर बना रहे हैं। तो सोचिए, आबादी शहर की बहुत ज़्यादा है, उसमें से वोटर्स की मात्रा कम है, और नया नया मोहल्ला बस रहा है। आप आरपी कॉलोनी ले लीजिए, केनाल रोड ले लीजिए, आपका क्या बोलते हैं, लोकनाथ नगर ले लीजिए आप, जो नया शहर बसा है। विश्वास कीजिए, लोकनाथ नगर में हम लोग पिछले से पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 17 रोड बनाने का काम किए हम लोग। 17 या 13 रोड है शायद, मुझे आंकड़ा लगभग पता नहीं चल रहा, 13 रोड है शायद। तो 13 रोड हम लोग बनाने का वहाँ काम किए हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि और 20 रोड बनाना पड़ेगा, जो उस दिन हम लोग घूमे, और वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे घुमाया गया कि देखिए कहाँ का समस्या है। तो नया नया रोड बना हुआ है 13 रोड, उसके बावजूद लगभग 20 रोड हमको बनाना पड़ेगा और नया। तो जो आबादी है वो 75 साल तो हो गए हैं, लेकिन जो आबादी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और आबादी के साथ साथ घर भी बढ़ते जा रही है। तो मुझे लगता है समस्या तो बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो समस्या भी बढ़ेगी, घर बढ़ेगा तो समस्या भी बढ़ेगा। तो समस्या का समाधान हम लोग यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख के करना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल आंसर। क्या आपके लिए बिना पद के जन सेवा करना संभव नहीं है? पद जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग प्रखंड अध्यक्ष बनाए हुए मुझे लगता है 1 से 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है। उससे पहले भी मैं काम कर रहा था। जिस दिन मुझे पद का घोषणा हुआ है, उस दिन मैं सभी को धन्यवाद देते हुए बोला हूँ कि मुझे पद की कोई लालच नहीं थी, ना ही कोई ज़रूरत थी।
मैं इससे पूर्व भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा, लेकिन जो पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है, मुझे जो पद दिया गया है, मैं उसकी गरिमा को समझते हुए किसी का सर को नीचे होने नहीं दूंगा। दूसरा बात, आज भी मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो हम लोग नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद का मुझे कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई चाह है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष पद का रिजल्ट जो भी होता है मेरे फेवर में आए, मेरे फेवर में नहीं भी आए, मैं सेम इसी तरह लोगों से मिलता रहूँगा, काम करता रहूँगा, चाहे लोग मेरे पास आए, चाहे लोगों के पास मैं पहुँचूँ, लेकिन मैं काम करता रहूँगा। और दूसरी बात, मेरा मैनिफेस्टो में जो दिया हुआ है वो तो है, उसके अलावा और एक घोषणा भी मैं करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास ये रहेगा कि नगर पालिका चुनाव अंतर्गत जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर मैं इसलिए देना चाहूँगा विशाल जी आपको, अगर कोई नगर पालिका चुनाव हम लोग जीतते हैं तो जीतने के बाद में प्रत्येक महीना 2 महीना में एक वार्ड में मैं खुद से जाऊंगा, उनका समाधान तो पहले मैं कर दूंगा जो समस्या दिए हैं, उसके बाद का मैं बता रहा हूँ प्रत्येक वार्ड में मैं खुद जाऊंगा और वहाँ से लोगों से पूछूंगा क्या दिक्कत है, वो क्या परेशानी है, नहीं ये चाहिए हम लोग को, नहीं पानी चाहिए, यहाँ पानी चाहिए, जगह दीजिए, तुरंत बोरिंग करवा दूंगा। किसी को डीप बोरिंग करवाना है, किसी को सोलर जलमीनार लगाना है, तुरंत करके दूंगा, किसी को रोड चाहिए, तुरंत सेंक्शन करवाऊंगा। मैं प्रत्येक वार्ड में महीना 2 महीना में मैं जाऊंगा और वहाँ का समस्या वहीं निवारण करूंगा। मुझे मेरे पास पहुंचने के लिए या नगर पालिका पहुंचने तक लोगों को समस्या का समाधान होगा ऐसा नहीं है, मैं वहां तक पहुंचूंगा। दूसरा बात, यही सेम समस्या अगर मैं नगर पालिका चुनाव, जो क्वेश्चन था आपका, नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद में मैं नहीं चुना जाता हूं, इसके बावजूद मैं नगर क्षेत्र छोड़ दीजिए, मुझे ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी प्यार मुझे पहले से मिलता आ रहा है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। लेकिन अगर चुनना पड़ेगा, मुझे नगर पालिका अध्यक्ष चुनेगा तो शायद शहर में भी ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, लेकिन नहीं चुनेगा तो मैं टाइम तो दूंगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी दूंगा। ये एक आपने, आप सभी ने जैसा सुना, एक इन्होंने वादा किया है वार्ड विजिट का। इनका कहना है कि ये हर वार्ड पे, हर वार्ड नहीं, हर 1 महीने 2 महीने में किसी एक वार्ड में जाएंगे, वहाँ की सारी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, फिर ये क्रम लगातार चलता रहेगा हर वार्ड के लिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये डिजिटल हिस्ट्री है। आप, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपके फ़ोन पे रहेगा। अगर कल को ऐसा नहीं होता है, आप अपने प्रतिनिधियों से, आप अपने जो नेता होंगे उनसे बेखौफ सवाल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। आपने डायरेक्ट अध्यक्ष पद को क्यों चुना? हो सकता था कि आप वार्ड पार्षद लड़ते, उसके बाद आगे चल करके भविष्य में आप फिर अध्यक्ष पद के दावेदार बनते। विशाल जी, सवाल अच्छा है, लेकिन जो मैं अपना अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए नगर पालिका चुनाव में जितना फंड नहीं आता है उससे ज़्यादा मैं विधायक जी का जो कार्य क्षेत्र अधिकार है या सरकार के द्वारा जो योजना आती है, सरकार के द्वारा जो हमारे झारखंड के महान मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजना आती है उसको धरातल पर पहुंचाना, उसको लोगों के साथ जोड़ना, ये काम मैं पहले से करता आ रहा हूँ। जो इतना बड़ा बड़ा काम मैं कर चुका हूँ, इसके बाद अगर वार्ड का समस्या को मुझे निवारण करना पड़े तो मैं कहीं ना कहीं अपना जो सीखा हुआ काम को मैं छोटा समझूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम मैं सीखा हूँ इससे बड़ा और इससे बेहतर कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि यह संभव, शहर को सुधारना है, शहर को साफ करना है, शहर को स्वच्छ करना है, तो मुझे नगर पालिका अध्यक्ष पद ही लग रहा है। क्योंकि वार्ड में अगर मैं चुना जाता हूँ तो वार्ड में चुनने के बाद मुझे रोड, नाली, पानी, यही समस्या था। इससे बड़ा जो समस्या है, इसके लिए मुझे वार्ड मेंबर बनने से मुझे लगता है कि मैं उसको टच भी नहीं कर पाता। तो मैं बड़ा बड़ा समस्या जो मेरा मैनिफेस्टो में है, ये समस्या को अगर निवारण करना है तो अध्यक्ष पद मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये मेरे तरफ से जो अगला सवाल रहेगा, ये मेरा आखिरी सवाल है, पर इसके बाद 2 क्वेश्चंस है जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं अच्छा, उनके द्वारा पूछा गया। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, किनके द्वारा, जी जी, पर उनके द्वारा पूछा गया। ये फिलहाल मैं अपना आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है राजनीति के क्षेत्र में। लोग सोशल मीडिया के द्वारा ही जनता तक पहुँचने का जो काम होता है वो 40% या कह लीजिए 50% काम सोशल मीडिया कर देती है। कल अगर सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, कल सब कुछ बंद हो गया सोशल मीडिया का, तो फिर आपका ये जो पद है या फिर आपकी ये जो करियर है, राजनीतिक करियर, ये कितना प्रभावी रह जाएगा? मुझे लगता है कि मुझे शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा जुड़ाव जनता से है, जो मेरा जुड़ाव यहाँ के लोगों से है, वो बखूबी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं, आप विश्वास कीजिए, चक्रधरपुर शहर के प्रत्येक वार्ड में अगर किसी भी वहाँ के व्यक्ति से उठा के पूछेगा कि सन्नी उरांव कौन है, मुझे लगता है 1-2 इंसान को छोड़कर लगभग लोग, प्रत्येक 4 में से 3 लोग तो मुझे पहचानते होंगे, बाय नेम जानते होंगे, और मेरे कहीं न कहीं कामों से, बातों से सहमत होंगे और मेरे द्वारा कहीं न कहीं जुड़ाव रखते होंगे। ये बात जो आपने कहा, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूँगा।
मैं जैसा जैसा आपने कहा कि आप वार्ड वासियों से पूछिएगा तो मुझे जानते होंगे, तो मैं ज़रूर जाऊंगा और ज़रूर पूछूंगा। ये आप तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल तैयार है। और मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। विशाल जी, आप अगर शहर वार्ड में जाइएगा और पूछिएगा, तो हो सकता है मेरे को कुछ लोग नहीं पहचानते हों, कुछ लोग नहीं जानते हों, लेकिन जो लोग जानते होंगे उसके बातों से तो मैं भी सहमत हूँ, मैं उनके फेवर में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे, आपके द्वारा अगर पूछेगा आप, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो लोग नहीं जानते, किस रूप में नहीं जानते और मुझे उन तक कैसे पहुंचना है, मैं कैसे संपर्क कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। इन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। तो अब आखिरी के जो 2 सवाल है, वो सवाल आपके प्रतिद्वंदी के हैं। अच्छा, मतलब अध्यक्ष पद के? हाँ, अध्यक्ष पद के जो प्रतिद्वंदी आपके, उनके हैं। जी। क्या आपके पिताजी अगर विधायक नहीं होते तो आप इस मुकाम पर पहुंच पाते? शायद नहीं पहुंच पाता, शायद ये नहीं हो पाता, क्योंकि जो क्षेत्र में पढ़ने के लिए मैं गया था, उसमें तो मेरा विचार ये नहीं था कि मुझे राजनीतिक माना था। आपको मैं स्थिति सब शुरुआत में बता चुका हूँ कि किस परिस्थिति के कारण मैं यहाँ वापस आया है। मैं आया हूँ चकदरपुर, और आने के बाद में जो मेरा यूपीसी की जो तैयारी था वो छूटते गया, और धीरे धीरे राजनीतिक में मेरा कदम बढ़ते गया। और कदम बढ़ते बढ़ते मैं सहयोग कह लीजिए, या फिर मान लीजिए समस्या को देखते देखते मैं जो उसको काम को करने का क्षमता जो मेरे ऊपर आते गया, इस लिए क्षेत्र में मैं बड़ा हूँ। लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ, जो स्थिति परिस्थिति है, मुझे लगता है कि इस तरीके से घुस चुका हूँ। और मुझे लगता है विशाल जी कि किसी को भी, जिसको जिस फील्ड में है उस फील्ड में बेहतर होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे खेल के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। जो जिस परिस्थिति में है, अगर मान लीजिए मैं राजनीति में घुस चुका हूँ, तो मैं इसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जो खिलाड़ी है खेल की भावना से खेलते हैं, उसको खेल में ही बेहतर करना होगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को कुछ बनना है, तो उसको उस स्थिति में दौड़ लगा देना होगा। दौड़ने के बाद पीछे मुड़ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, सीधी सी बात है। अगर मैं जिस रेस में दौड़ चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ आगे का लक्ष्य दिखना चाहिए। और जहाँ मैं पीछे मुड़ा, तो मुझे लगता है कि मुझे हार का सामना करना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में। ये राजनीतिक का सवाल नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र में। जब आप आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं आप सभी को सलाह यही दूंगा कि बढ़ चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और आगे देखिए, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर उसमें क्या होता, विधायक नहीं रहते तो हम कहाँ रहते, ये सवाल गलत है। सवाल ये है कि क्या आप जिस क्षेत्र में हैं, क्या इससे पीछे हटिएगा, सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता कि पीछे हटने का। चाहे चुनाव का परिणाम जो भी हो, राजनीतिक में कैरियर तलाश नहीं रहे हैं, राजनीतिक में लोगों का सहयोग कर रहे हैं हम, उसके लिए तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कैरियर तलाशना होता तो पैरवी लगा के यहाँ वहाँ पोस्ट लेकर तो मैं बैठे रहता, लेकिन मैं कभी पोस्ट के पीछे नहीं भागा हूँ, ना ही कोई से पीछे भागा हूँ। लोगों का सहयोग कर रहा हूँ और बढ़ चढ़ के करूँगा, इससे ज़्यादा करूँगा। आपके लिए आखिरी सवाल, ये सवाल भी प्रतिद्वंदी द्वारा पूछा गया है। जी। आपके पिताजी इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो ऐसा क्या काम था जो वो नहीं कर पाए और आप कर देंगे? ऐसा कोई काम रह गया क्या, उनसे छूट गया था, वो नहीं कर पाए थे, जो आप आज वादा कर रहे कि मैं करूँगा? इसके लिए तो मेरे पास एक ही जवाब है। एक विधायक होने के नाते विधानसभा बहुत बड़ा है, और विधानसभा बड़ा होने के नाते मुझे लगता है कि कई लोगों के द्वारा समस्या दिया जाता है। प्रत्येक समस्या को करना मुझे लगता है किसी के लिए भी असंभव नहीं है, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी पोस्ट पर हो। लोगों का समस्या अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार और लोगों को तकलीफ के अनुसार हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि 50 समस्या 100 समस्या आता हो तो उसका आधा से ज़्यादा हम लोग निवारण करते हैं। इसी का नतीजा है ना विशाल जी कि 19 से हम लोग 24 में जो चुनाव थे, जो भी हम लोग किए हैं, चाहे कोरोना काल के माध्यम से हो, कोरोना काल के बाद विकास का माध्यम से हो, किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा काम करने का मौका मिला या अच्छा काम लोगों समझे, तभी ना 24 में दोबारा चुने हैं। तो इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद से यहाँ कोई विधायक दोबारा नहीं बना है। अगर हम लोग को बनने का मौका मिला, हम लोग को गौरवपूर्ण क्षण को हम लोग जीने का मौका मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र हम लोग आता है कि कार्य क्षेत्र में हम लोग कुछ तो अच्छा काम किए हैं, तो हम लोग इसमें और बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद जब दोबारा मौका मिला, तो मुझे आप विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लड़ रहा हूँ नगर पालिका चुनाव, लेकिन पूरे चकदरपुर विधानसभा का जो स्थिति है, मुझे लगता है कि पहले की तुलना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ है वो होगा, और वो हम लोग करने जा रहे हैं। मैं अभी बहुत सारे ऐसे काम है, विकास काम को जो विधायक के द्वारा किया गया, उसको मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, जो काम मुझे सौंपा जाता था मैं सभी काम को करता था।
लेकिन अब क्या हो जाएगा, मेरा अधिकार हम बढ़ने से शायद आप सोचिए एक विधायक जी को विधानसभा देखने के लिए में या उसको काम करने में और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब मुझे एक समूह को पकड़ के या एक क्षेत्र को पकड़ के, जो शहरी क्षेत्र पकड़ के उसका विकास करने में मुझे तेजी आएगा। और दूसरा बात, ऐसा कोई काम नहीं है कि विधायक जी कर नहीं सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि बोले कि क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है और एक पोस्ट के जरिए सभी कुछ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये सहयोग जरूर होगा कि मेरे बनने के बाद में काम तेजी गति से होगा, उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और इन दोनों का फायदा जो आपसी समन्वय से जो काम होगा, ये जनता के लिए फायदा की बात है। बिल्कुल और आपका सवाल खत्म हो गया तो मेरे पास 2-3 पॉइंट होगा जो मैं बोल सकता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं चाहूँगा आप शेयर करें। बिल्कुल। देखिए विशाल, जैसा है कि नगर पालिका चुनाव हो रहा है तो कुछ कुछ बातों का अपना रखना जरूरी है। जो मेरा मैनिफेस्टो में है उसका मैं जिक्र भी नहीं करूँगा यहाँ पर। जो मेरा मैनिफेस्टो है, मैं चाहूँगा कि आप लोग उस मैनिफेस्टो को रखें, रखने के बाद में वो पेपर ख़राब नहीं होगा, आप उसको अच्छे संभाल के रखें। और जब जब जो काम हम लोग करते जाएंगे उसको आप टिक मारते जाइए। जैसे चेकलिस्ट बनाते हैं ना हम लोग कि हम लोग को ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, फिर हम लोग टिक मारते हैं मेरा सामान खरीदा गया। आप लोग इस मैनिफेस्टो को रखिए, हम लोग जो काम करते जाएंगे इसको टिक मार के हटाते जाइएगा। ये मेरे लिए भी आसानी होगा, ताकि हो सकता है 1-2 पॉइंट हम छूट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, 1-2 पॉइंट में हम नहीं सकेंगे, तो आप लोगों को प्रेशर से तो हम काम कर सकते हैं। मकसद होना चाहिए काम कैसे कराना है सन्नी से, अगर बनते हैं तो काम कैसे कराना, मकसद ये होना चाहिए था, ना कि हमको नीचा दिखाना है कि तुम ये काम नहीं कर पाया। आपका भी मकसद वही होना चाहिए। अगर 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट को हम करते जाएंगे, जो पॉइंट में हम पीछे हटेंगे या नहीं कर पाएंगे या थोड़ा सा भी कमजोर महसूस होंगे, आप लोगों को उठा के उसको बताना है कि सन्नी तुम ये पॉइंट बोला था, तुम अभी तक क्यों नहीं किया है, तो वो हम लोग करेंगे। इसलिए इस पॉइंट को रखिए। और इस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करें इस मुद्दे पर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो हम लोग का नगर पालिका बोल लीजिए या फिर ब्लॉक बोल लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट, ये विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया समान योजना, आवास योजना, जो भी है, जो भी सरकारी लाभ लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी 1 रुपया का घूस नहीं लगता, आपको पता है। लेकिन हमारे नगर पालिका क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में लोगों को कुछ कुछ कह के ठगा जाता है, कुछ रुपया लेकर के उनको दिया जाता है। तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाने में, किसी भी तरह का सरकारी लाभ जो आपके राज्य सरकार, आपके द्वारा सरकार बनाया गया है और आपका सरकार आप तक पहुंचा रही है वो योजना को, तो उसमें 1 रुपया भी किसी को मैं लगने नहीं दूंगा। प्लस मैं जो वार्ड में जाऊंगा, खाली ऐसा नहीं है कि वहाँ का समस्या देखने जाऊंगा, यहाँ के लोगों की समस्या भी मैं देखूंगा, मैं पर्सनली लोगों की समस्या देखूंगा। अब माता जी आपका क्या नहीं बना है, नहीं ये नहीं बना है, तो उसको हम लेकर के एक टीम गठित करके उस काम को मैं करवाने का प्रयास करूंगा। दूसरा बात, जो नगर पालिका में अगर बनने का मौका मिलता है, अगर आप लोगों के द्वारा आप सहयोग से अगर बनने का मौका मिलता है, तो हमारा एक टीम रहेगा, सभी कामों को मैं करूँगा, सभी कुछ मैं देखूंगा। तो ये कोई मैं बाबा नहीं हूँ कि मेरा छड़ी घुमाने सब कुछ हो जाएगा, सीधी सी बात है। मेरा टीम रहेगा, प्रत्येक काम के लिए 2 व्यक्ति या कुछ कुछ काम के लिए 1 व्यक्ति को हम लोग डिप्यूट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सड़क बनाना है और नाली बनाना है, उसके लिए 2 व्यक्ति रहेगा, उसको पूरा जानकारी रहेगा सड़क का, वो जेई के साथ में सारा लिस्ट उसके पास रहेगा, कौन सा सड़क का योजना कहाँ तक पास हुआ है, कब तक बनेगा, कब पूरा होगा और कौन सा योजना को कब चढ़ाना है, वो सिर्फ उसी के पास लिस्ट रहेगा। उसके अलावा उसको हम लोग, मुझे उससे सड़क के अलावा सड़क की बात ही नहीं करना है। एक व्यक्ति रहेगा जो सिर्फ बिजली का देखेगा, जहाँ खंबा चाहिए, जहाँ तार चाहिए, जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, जहाँ लाइट चाहिए, सिर्फ वही देखेगा। उसको मुझसे बात करना है, पब्लिक से बात करना है और विभाग से बात करना है, उसके अलावा उसका काम ही नहीं रहेगा उसका। एक व्यक्ति को जल के लिए रखेंगे, एक व्यक्ति को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए रखेंगे कि किनका क्या पूरा नहीं हुआ है। तो ये कुछ कुछ मुद्दा है जो हम लोग को बताना जरूरी था। और प्लस जब आपका माध्यम से हमको जब जनता तक पहुंचने का मौका मिल ही रहा है, तो ये सब बात सबको रखना जरूरी था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोग सन्नी को ही क्यों या सन्नी को ही क्यों चुनना है ये समझे बात को। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं अपने बाहर बात को आपके सामने रख सकता हूँ। आप लोग अभी सुन रहे थे सन्नी उरांव जी को। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बात को रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी सन्नी भैया से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी परिपक्व नेता से बात कर रहा हूँ, वो नेता जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। आगे भी इस तरह का सीरीज चलता रहेगा। मैं सन्नी उरांव जी आपको बता दूं, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मैं आगे आपके और एक प्रतिद्वंदी है उनसे करूंगा। अच्छा, आप कोई उनसे सवाल करना चाहते हैं? जी, सवाल तो रहेगा। सवाल मेरा इससे पूर्व भी था और सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा और एक सुझाव भी रहेगा।
पहला पहला तो सवाल रहेगा, दूसरा सुझाव रहेगा। सुझाव देने वाला मैं कोई हूँ नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, उनसे भी छोटा हूँ। बाकी जो भी लड़ रहे हैं उनके बराबर का हूँ, या बाकी जो भी लड़ रहे हैं, बाकी जो 5 से लड़ रहे हैं, चलिए अनुप्रिया तो मेरी छोटी बहन जैसे है, लेकिन बाकी जो भी मेरे से बड़े हैं, तो मैं सुझाव देने वाला मैं कोई होता नहीं हूँ। लेकिन जो अनुभव के आधार पर एक छोटा सा सुझाव देना जरूरी है। पर सुझाव बाद में, पहले एक सवाल था, और सवाल ये है कि मैं अभी फिर से आपके जो भी मैं क्वेश्चन का जवाब दिया उसमें से एक जवाब मेरा ये भी था कि अगर मैं नगर पालिका चुनाव हारता हूँ तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से वैसा ही मिलूंगा, प्रत्येक व्यक्ति का समाधान वैसा ही करूंगा जैसे मैं पहले से करते आ रहा हूँ। मुझे चुनाव के परिणाम से मेरा रिजल्ट नहीं मायने नहीं होता है। और जो भी व्यक्ति जीतेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपसे आकर के उस समस्या को निवारण के लिए आपके पास आऊँगा। लेकिन क्या ये क्वेश्चन मेरा है, क्या अगर मैं जीतता हूँ क्या आपका सहयोग रहेगा? क्या आपका सहयोग रहेगा कि आप उस समस्या को निवारण के लिए मुझसे मिलिएगा और समाधान पर बात कीजिएगा? ऐसा ना हो कि चुनाव हारने के बाद आप क्षेत्र छोड़ के भाग जाएं या राजनीति छोड़ के चले जाएं। मेरा ये सवाल है, आप राजनीति में उतर गए हैं तो राजनीति कीजिए तो बढ़िया तरीके से कीजिए। अगर आप जीतते हैं तो हम पूरा सहयोग करने के लिए, लोगों का सहयोग के लिए हम सबसे आगे आने के लिए तैयार हैं। हम आपसे आके मिल के, झुक के, मिल के बात करने के लिए तैयार है लोगों की समस्या के लिए। लेकिन क्या मैं चुनाव जीतता हूँ तो क्या आप लोगों की समस्या के लिए, नहीं कोई ऐसा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों की समस्या के लिए क्या आप मेरे से बात करने के लिए तैयार है? ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, ये जरूर दूसरा पूछा सुझाव यही रहेगा कि राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिक चक्रधरपुर के लिए विकास के मुद्दे पर राजनीतिक हो रहा है। ये नगर पालिका चुनाव है, नगर पालिका चुनाव नगर के विकास के लिए चुनाव हो रहा है, ना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लिए हो रहा है, ना कि यहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका और कश्मीर पर लड़ाई हो रहा है। तो आप लोगों के द्वारा जो ये बड़ा बड़ा चुनौती दिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहाँ ऑपरेशन चूड़ी होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था वो आतंकवादी हमला हम लोग के देश में कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के लोगों के हम ही लोगों के ऊपर ये गोली चला था और उसके द्वारा वहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। तो आप नगर पालिका चुनाव में विकास के मुद्दे पर बात करें, आप रोड नाली, लोगों का समस्या, उसको कैसे निवारण कीजिएगा, इस पर बात कीजिए ना कि ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन चूड़ी पर बात कीजिए। दूसरा बात जो भी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मुद्दा ऐसे है कि राजनीतिक स्टंट के रूप में इसको लिया जा रहा है। बहुत सारा बात है, हम इसको जिक्र भी नहीं करेंगे हम, लेकिन राजनीतिक स्टंट के रूप में लिया जा रहा है। इसका जवाब देना मुझे लगता है कि जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, आप कमेंट का बॉक्स भी तो खोलिए। फेसबुक आईडी तो आप ही का है जी, वहाँ आदमी लोग आपको क्या लिख रहा है, आपको क्या, मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं लिखता तो मुझे शायद बोलने की जरूरत पड़ता कि ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जो फेसबुक में डाल रहे हैं उसमें आपको लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये फेक है, आपका जो अगर गलत हुआ है, अगर कोई धमकी चमकी वो गलत हुआ है तो प्रशासन है, सौंपिए उसको, दीजिए। और दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए, और दूध का दूध पानी के पानी हुआ भी है। 2024 में जो केरा मंदिर में जो आपके द्वारा जो उठाया गया था मुद्दा कि मुझे नक्सली लोगों ने मारने आया था, नक्सली लोगों ने गन सटाया था, आप मतलब बॉडीगार्ड का मांग किए, आपको बॉडीगार्ड मिल भी गया। लेकिन विश्वास कीजिएगा 1 साल के बाद में उसका उस जांच का परिणाम क्या निकला, क्या आया कि ऐसा कुछ नक्सली वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, ना ही कोई धमकी चमकी हुआ है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक दिया गया है। ये सवाल मेरा खुद का पर्सनल था, मैं उनसे पूछने वाला था, पर ये स्टेटमेंट एक और कैंडिडेट हमारे सन्नी उरांव जी के द्वारा दे दिया गया है कि 2024 में एक इस तरह की भ्रांति फैलाई गई थी कि नक्सली केरा मेला में आए थे और बंदूक सटाया गया था विजय कायरे के ऊपर। पर इसका जो जांच का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में ये निकला है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और केरा मेला जैसे जगह, जो केरा मेला में करीब कितने सालों, 200 वर्षों से वो पूजा चलते आ रहा है, उस पूजा में आज तक ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है कि गोलीबारी चलना या कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। वो शांति तरीके से वो पूजा हमारे सभी के लिए, वो इस क्षेत्र के लिए, पूरे इस जगह के लिए, मतलब ये आसपास हम लोग इलाका के लिए केरा माँ हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक आस्था का ही है। उस जगह में जाके राजनीति करना कि मुझे बॉडीगार्ड चाहिए और बॉडीगार्ड चाहिए तो इस बेसिस पे चाहिए कि केरा मंदिर में मुझे बंदूक सटाया गया था, ये कहीं ना कहीं अच्छी राजनीति का ये दर्शाता है। मैं चाहूँगा कि जो उसका रिजल्ट निकला कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो अभी भी मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसे हुआ है तो उसको जांच का आदेश दीजिए। पूरा शहर में कैमरा लगा हुआ है, कंट्रोल रूम कैमरा आपका थाना के अंदर में लगा हुआ है,
जांच कीजिए, जांच पे अगर कोई निकलता है तो मैं सीधे सीधा कहूँगा कि जो भी निकला, चाहे पक्ष का विपक्ष का जो भी व्यक्ति है, जो सामाजिक असामाजिक तत्व जो भी है, उसको तो जेल में डालिए आप, जो कड़ा सजा मिलना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं किसी भी तरह समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो प्रोपेगेंडा, जो उस लेटर को पकड़ के आप जो महिलाओं को, हम लोग सम्मानित महिलाओं को बैठा के आप जो सो बात को बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं उन अगल बगल बैठे महिलाओं को भी पता नहीं है शायद, और शायद अगर पता चलेगा कि इस बात पे आप राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग भी आपसे दूर भागेंगे। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस बात को निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन आप अपने जो फेसबुक में डालें उसमें लोगों के कमेंट को भी थोड़ा पढ़िए और उससे थोड़ा समझिए कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी उरांव जी, समय की बहुत पाबंदी है। जी जी जी। आप सुन रहे थे सन्नी उरांव को, जो हमारे उम्मीदवार हैं। अब सारा जो कार्यभार है जनता के ऊपर है, वो 23 तारीख को अपना मुहर जरूर लगाएगी। अब वो किस पे लगाएगी वो जनता के ऊपर है। 27-28 तारीख तक हमें हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।